हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एंड रियल। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली साउथ एशिया की सातों देशों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते भी हैं, और इसमें क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप इस टॉपिक से ज़रूर देख लोगे। आज इस टॉपिक की बात करने वाला है, उसका नाम है शार्क, और आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। शार्क फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। लोगो आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक है और बहुत डिफरेंट है। स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करें तो शार्क की स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका शहर में, बांग्लादेश के ढाका में शार्क की ऑफिशियली स्थापना हुई। वैसे तो प्रोसेस 7 से 8 दिसंबर बोला जा सकता है, बट फाइनली 8 दिसंबर 1985 को शार्क बन के तैयार हो चुका था। और एवरी ईयर हर साल 8 दिसंबर को शार्क दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरीट सचिवालय की बात करें, इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वही इसका सचिवालय है, सेक्रेटरीट हाउस है नेपाल के काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, राजधानी है, तो नेपाल के काठमांडू में इसका सचिवालय है, मुख्यालय है। और 16 जनवरी 1987 को इसे इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई, इसको इनॉग्रेट किया गया 16 जनवरी 1987 को। यहाँ एक ट्रिक क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर तो नेपाल काठमांडू में है, लेकिन जब स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई? बांग्लादेश ढाका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज वही जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आप साउथ एशियन कंट्रीज़ को एक साथ देख सकते हो, मैप में दिखा रखा है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो जब इसको स्थापना की गई तो फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो थे 7, क्योंकि साउथ एशियन कंट्री में वैसे भी 7 ही मेंबर आते हैं, तो ये ही फाउंडिंग मेंबर थे। बाद में 2007 में अफ़गानिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया। बात करें अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया में नहीं आता और साउथ एशिया में भी नहीं आता, ये वेस्टर्न एशिया का एक पार्ट माना जाता है। और इसमें काफ़ी खींचतान हुई कि अफ़गानिस्तान को लेना है कि नहीं लेना, बहुत कुछ हुआ था, बट फाइनली 2007 में इसको जब इंडिया में इसकी समिट हुई तब इसको ले लिया गया। अब इसको याद कैसे करें इन 8 देशों को? तो उसकी एक सिंपल से ट्रिक है, MBBS पेन। MBBS क्या करता है? MBBS डॉक्टर, पेन रिलीफ करता है, पेन को कम करता है। तो MBBS पेन, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। तो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ शार्क, निम्न में से कौन सा देश शार्क समूह का सदस्य देश नहीं है? तो इसके लिए 8 कंट्रीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कभी भी पूछा जा सकता है। MBBS पेन ट्रिक बहुत सिंपल है, इजी है, आप आराम से याद कर सकते हो। MBBS पेन। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, USA, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और चाइना। अब बात करते हैं इसके आगे की, तो जो ऑब्जर्वर कंट्री में भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, स्पेशली सोवियत रशिया जो है, स्पेशली जो रशिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इसके ऑब्जर्वर कंट्री बनने में, और चाइना इसके मेंबर कंट्री बनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज़ ने अभी तक किसी और सदस्य को शामिल होने की कोई बात एक्सेप्ट नहीं करी है, लेकिन उनके पास अप्रूवल एक रिक्वेस्ट के तौर पे आई है, काफ़ी बार आई है कि रशिया चाहता है कि वो एक ऑब्जर्वर कंट्री बने, क्योंकि रशिया और इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा भी है, तो एक ऑब्जर्वर कंट्री बनना चाहिए, उसको बनना भी चाहिए और वो बनना चाहता तो है, एटलीस्ट इंडिया ये कर सकता है। बात करते हैं शार्क की, तो शार्क में सबसे ज़्यादा यदि एरिया की बात करें या पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश सिर्फ एक ही है, इंडिया। तो इंडिया शार्क में बिग ब्रदर, बड़े भाई का दर्जा निभा रहा है, तो सारे शार्क का एक लीडर के तौर पे इंडिया को आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस विशेषताओं की यदि बात करें तो पूरे वर्ल्ड के एरिया का 3% शार्क ले जाता है,
पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका 21% शार्क के पास है। और पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 4.21% लगभग 4.5% शार्क के पास है, जो कि लगभग 3.67 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर बनता है। तो ये पता होना चाहिए कि शार्क कितना एरिया का ऑक्यूपाई करता है, कितनी जनसंख्या लेके बैठा है, और कम से कम जीडीपी तो पता होनी चाहिए कि शार्क की जीडीपी अभी कितनी है, तो 3.67 ट्रिलियन डॉलर है। जनरल सेक्रेटरी मुख्य सचिव की बात करें तो पहले जनरल सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं अबुल एहसान। इन्होंने बोला सार्क वालों तुम पे हमने किया है एहसान, क्या करके, मुख्य सचिव बन के, जनरल सेक्रेटरी बन के। तो नाम बन गया अबुल एहसान। ये बांग्लादेश से हैं, जो कि बांग्लादेश ढाका में ही शार्क की स्थापना हुई थी। तो 16 जनवरी 1985 को इन्होंने पद संभाला। कब? 16 जनवरी 1985 से। नाम है अबुल एहसान। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्क का अभी मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? सार्क जब बना तब पहला मुख्य सचिव कौन था? अभी वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी बने रिसेंटली मार्च में 2020 में बने हैं, नाम है इसाला रुवान वीराकून। इसाला रुवान वीराकून जो कि श्रीलंका से हैं, वो मुख्य सचिव बने हैं। मुख्य सचिव का भी एक अलग ही हिसाब किताब है। होता ये कि हर देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, जो कि 8 देश है ना पूरे, हर देश से क्या होता है एक मुख्य सचिव चुना जाता है। लेकिन चुने जाने का जो ऑर्डर रहेगा, वो जो मुक्रम रहेगा, वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होगा। सबसे पहले कौन आता है? A फॉर एप्पल, तो A फॉर अफगानिस्तान आता है यहाँ पर। तो A फॉर अफगानिस्तान, तो सबसे पहला मुख्य सचिव अफगानिस्तान से बनेगा। अगला क्या आएगा? B फॉर भूटान या B फॉर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में BA आता है, तो बांग्लादेश का बनेगा। तीसरा भूटान का बनेगा। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुख्य सचिव हर साल चुने जाता है, आप ये समझ सकते हैं। तो इसी तरह मुख्य सचिव बदलते रहते हैं। बट अभी जनरल सेक्रेटरी 2020 से जो हैं, उनका नाम है इसाला रुवान वीराकून, अभी श्रीलंका से हैं। लीडर्स ऑफ सार्क की बात करें तो इंडिया, नरेंद्र मोदी जी लीडर हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना मैम। भूटान से लोटाय शेरिंग। ये इम्पोर्टेंट है कि भूटान से जो लोटाय शेरिंग है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, लोटाय शेरिंग, देख लो फोटो में। मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली है, इब्राहिम मोहम्मद सोली है। अब इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सिंपल से ट्रिक है, देखो क्या कि इब्राहिम जो है ना, जॉन इब्राहिम मालदीव 16 बार जा चुका है। जॉन इब्राहिम मालदीव 16 बार जा चुका है। तो जॉन इब्राहिम से इब्राहिम 16 बार से सोली है, और कहाँ जा चुका है? मालदीव में। तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन हुए? इब्राहिम सोली है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षा, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। और नेपाल के हैं शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान से इमरान खान पीएम हैं, और अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह हैं। अमरुल्लाह सालेह है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि पता ही है अफगानिस्तान में अभी चल क्या रहा है, प्रेसिडेंट तो भाग गए। वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट ही उस टाइम पे सार्क के लीडर हुआ करते थे। प्रिंसिपल्स और सार्क की बात करते हैं तो देखो सार्क के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो 2 प्रिंसिपल सार्क ने तय किए कि ये तो हम मानेंगे ही मानेंगे। पहला प्रिंसिपल था नो इंटरफेरेंस टू इंडिविजुअल कंट्रीज अफेयर्स। इसका मतलब है किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। जैसे मान लो इंडिया के अंदर किसी भी तरह की राजनीति गर्मा गई, तो बाकी सार्क मेंबर को कोई हक नहीं है कि वो इंडिया की इस बात को लेकर मुद्दा बनाए या किसी भी बात को लेकर कोई चीज़ बोले, ये किसी को राइट नहीं दिया गया है। दूसरा, बायलैटरल इशू शुड नॉट बी रेज्ड एट शार्क। इसका मतलब है मान लो शार्क मेंबर की ही कंट्रीज़ में, क्योंकि देखो पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी मोटी खींचतान बातचीत होती रहती है, तो देशों में भी यही होता है। तो बेसिक बात है कि जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का कोई मुद्दा चल रहा है जो सालों से चल रहा है। अब है क्या चीज़ कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा 1-2 देशों के बीच का मुद्दा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि सदस्य देश हैं सार्क के। तो ये दोनों अपनी बात को लेकर के शार्क में कुछ भी मुद्दा नहीं उठा सकते, ना पाकिस्तान उठा सकता है ना इंडिया उठा सकता है, क्योंकि ये द्विपक्षीय मुद्दा है, बायलैटरल इशू है, 2 देशों के बीच का मामला है। तो शार्क ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे जो 2 देशों से उठाए हो या किसी देश के पर्सनल मैटर में हम नहीं पड़ेंगे। ये शार्क के 2 मुख्य प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है। अब बात करते हैं शार्क के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ऐसा चीज़ है शार्क का जिसके बारे में आप और भी वीडियो देखोगे ना शार्क से रिलेट करते हुए, आपको नहीं मिलने वाला। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी उलझा हुआ है
और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजर के सार्क बना है। इतना सीधा सार्क नहीं बना जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते थे 2-4 प्रोसेस करके, बट इसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर हुए हैं तब जाके सार्क बन के आया है। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे जो भी सार्क पे वीडियो बनाते हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इंक्लूड करते ही नहीं है, क्योंकि उनके या तो समझ में आता नहीं है या उन्हें लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कतें होने वाली है। दैट इज़ द ओनली पॉइंट कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्पेशली लेके आए कि आपको पता हो कि ये आया कहाँ से और इसको लाया कैसे गया। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 1947 में, बिल्कुल अप्रैल 1947 में, जब भारत ऑफिशियली आज़ाद नहीं हुआ था। जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया माना जाता था तब 1947 में एशियन रिलेशंस को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस को लेकर के बातचीत हुई। डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि रिलेशंस किस तरह से हैं, क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है। बात सही है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन अप्रैल 1947 में भी देश आज़ाद ही समझ लो, बस ऑफिशियली फाइनल मार्क्स नहीं हुआ है, फाइनल थप्पा नहीं लगा, बाकी आज़ाद हो गया था। 47 की स्टार्टिंग में ही देश आज़ाद ही हो गया था, आप ये समझ के चल सकते हो। इतना कोई ऑफिशियली नहीं हुआ बट अनऑफिशियली हो ही गया था। न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई बेगोई कॉन्फ्रेंस फिलीपींस में मई में 1950 में। 1950 जब भारत देश ने अपना संविधान लागू किया 1950 में, तो बेगो कॉन्फ्रेंस हुई फिलीपींस में। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक खास चीज़ हुई। यहाँ पर फिलीपींस में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनके रिलेशंस को तो बात की गई, साथ में ये भी किया गया कि इनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। फिर कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में हुई जो कि अप्रैल 1954 में हुई। कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में पावर्स का यहाँ पर बात यह है कि ऊर्जा का वितरण किस तरह से करना चाहिए या ऊर्जा बनाने के लिए आपस में कंट्रीज़ कैसे एक दूसरे को सहयोग दें, उसके बारे में बातचीत हुई। अभी जो तीनों मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस हुई है, ये तीनों कॉन्फ्रेंस एक ही बात को लेकर चल रही थी कि यदि देशों का समूह साथ जुड़ जाए, स्पेशली एशिया, तो यहाँ पर बहुत बेनिफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी चीज़ एक ही तरह की क्लाइमेट जोन को लेकर चलते हैं, तीसरी बात कंट्रीज़ में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है और डेवलपमेंट करने के लिए साथ में मिलकर चलना ज़रूरी है। इन तीन कॉन्फ्रेंस को माना जाता है सार्क की आधारशिला, बेस माना जा सकता है। फिर 1970 में ये हुआ कि इन्होंने इस बात को माना कि यदि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें कंट्रीज़ मिलकर के काम कर सके, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, एक साथ रहकर चल सके, तो बड़ा ही अच्छा होगा। फिर बात करते हैं 1977। आपको पता है 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ या अलग कर दिया गया, अलग से बना दिया गया, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश के तौर पे पृथक रूप से अस्तित्व में आया। और 1977 में बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट बने, नाम था जियोर रहमान। इस बंदे की फ़ोटो मैंने अलग से इसलिए डाली है क्योंकि जियोर रहमान का काफ़ी बड़ा रोल रहा है सार्क को लेकर के आने में। ये वही पर्सन है जिसने सार्क को लाने में काफ़ी ज़्यादा जोर दिखाया। 1977 में ये प्रेसिडेंट बने और 1981 में ये हटा दिया गया, उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। 1981 तक इन्होंने काफ़ी जोर दिया सार्क को लेकर आने में। बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो 1977 में जब ये प्रेसिडेंट बने तब सीधे चले गए ये इंडिया में मोरारजी देसाई से मिलने, अपने देश मोरारजी देसाई से मिलने न्यू दिल्ली आए और इन्होंने इस बारे में बात करी कि क्यों ना हम लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। क्योंकि इंडिया में आने की सबसे ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया था, दूसरी बात। और तीसरी बात, ये माना जाता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है। तो बड़े भाई से मिलने सबसे पहले आते हैं जब कोई काम करना होता है। उसी तरह इंडिया से मिलने इसलिए आए वो, ताकि उन्हें लगा यदि इंडिया मान गया तो बाकी को बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा इंडिया को साथ लेकर के। इसलिए सबसे पहले मीटिंग उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ की। मोरारजी देसाई ने एक ही बात कही कि यार देखेंगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बस देखेंगे, यदि हो जाए तो अच्छी बात है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हम दिखा नहीं रहे। उनको भी ये बात समझ में आ गई। फिर ये गए 1977 में, उसी साल किंग वीरेंद्र, नेपाल के राजा जो थे उस वक्त, किंग वीरेंद्र, उनके पास गए। नेपाल के राजा से यही कहा कि यार सातों देशों को मिलकर के साथ में काम करना चाहिए, आप क्या कहते हो? तो वीरेंद्र जी ने बोला कि यार ठीक है करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना भैया, वो मुझे जो लगती है वो है रिवर का पानी, नदी का पानी शेयर करो, ये चीज़ करो पहले।
क्यों? क्योंकि रिवर जो है वो आप भी जानते हो, कुछ रिवर नेपाल, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, ये फ्लो का जरिया है, घूमते हुए जाती है। आप काफ़ी रिवर्स हैं जो इंटरनेशनल घूमती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, उनका पानी शेयर करेंगे, कोई रोकेगा नहीं और कोई दिक्कत नहीं करेगा। इस बारे में कम से कम चर्चा तो आप करो ही करो। तो लोगों को, देशों को मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को तो लेकर चलना ही चलना है। इन्होंने कहा ठीक है सर, आपने कह दिया राजा जी, हम आपकी बात मान लेंगे। फिर 1979 में हुआ कुछ खास जिसने इस चीज़ को बहुत तेज़ी दी। वो क्या हुआ देखो, यूनाइटेड जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसे सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, सोवियत संघ भी बोलते हैं। उसने क्या किया, अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कर दिया। देखो इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1942 में, उसके बाद से क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड है ना 2 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा था अमेरिका, जिसे पूंजीवादी कैपिटलिज्म कहा जाएगा, जिसका सिद्धांत था कैपिटलिज्म, इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस ग्रो करो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ। और दूसरा जो हिस्सा था वो था यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था। उसका मानना ये था कि सोशलिस्ट मतलब कि साम्यवादी नीति को बनाया जाए, सोशलिज्म को आगे बढ़ाया जाए, कम्युनिज्म को आगे बढ़ाया जाए, और जितने देश हो सके उतने शामिल करो और अपना बड़ा परचम ले रहो। क्योंकि सीधी सी बात थी कि ये दोनों ही देश चाहते थे कि अपना जो थॉट है, जो अपना जो समूह है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसी वजह से सबके सब, क्योंकि अपना यूरोप जो है, यूरोप क्या है, रशिया जो है, वो यूरोप और एशिया का कॉम्बिनेशन है। नीचे वाला पार्ट इसका एशिया में आता है, ऊपर वाला पार्ट यूरोप में आता है। ईस्ट और वेस्ट में भी यही सीन है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि यूरेशिया एक है रशिया, और सोवियत संघ में रशिया का ही बोलबाला था। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अफगानिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया, अफगानिस्तान को अपने अंदर डालने की, अपने शामिल होने की कोशिश में लग गया। अब ये चीज़ हुई 1979 में। अब आप भी समझ सकते हो कि यदि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो थे, जो कि न तो यूएसए की कैपिटलिज्म का पार्ट था, नहीं वो यूएसएसआर, सोवियत संघ की, सोवियत यूनियन की पार्ट था, उनको लग गया कि यदि यूएसएसआर ने हमें लेना शुरू कर दिया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम आपस में जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, किसी और के पार्ट में जुड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। दूसरी बात, सोवियत संघ का दिख रहा था कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि 1945 जब द्वितीय विश्व ख़त्म हुआ, उसके बाद से शुरुआत में सोवियत संघ काफ़ी उछाल पे था, क्योंकि द्वितीय विश्व को ख़त्म करने में रशिया का बहुत बड़ा रोल रहा था जर्मनी के खिलाफ। लेकिन उसके बाद एक गिरावट आने लगी और लगने लग गया कि ये साम्यवादी नीति जो है ना, कम्युनिज्म, वो ज़्यादा दिन टिकने वाली है नहीं। तो इस वजह से ये लग गया कि यार हम आपस में जुड़ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अप्रैल 1981 में कोलंबो में 7 देशों के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स मिले। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि बन जाता, अभी 1981 में ही बन जाता, लेकिन दिक्कत थी इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर कन्फ्यूजन थे, ये इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे थे, और इंडिया का इंटरेस्ट नहीं दिखाना बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि और काफ़ी बड़ा हिस्सा था इंडिया। एक शार्क मेंबर की बात करें तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल आज भी है और तब भी माना जा रहा था। तो इंडिया इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था, उसका रीज़न भी था, इंडिया ने सोचा ये 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, और ये बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये क्या है, देश छोटे छोटे देश हैं, कि ऐसा ना हो ये मिलकर हम पे ही भारी पड़ जाए, या हम पे अटैक कर सकते हैं, या हम पे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये जुड़ गए तो समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं, एक दिक्कत का विषय बन सकता है। तो इंडिया इसमें इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था, क्योंकि डर रहा था। फिर बात करते हैं पाकिस्तान को क्या डर था। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि साला ये है ना इंडिया की चाल है, ये इंडिया की स्ट्रेटजी है हमें गिराने की। इंडिया अपने आप को व्यापार में, इंडस्ट्रियल ट्रेड में या आगे बढ़ाना चाहता है इन देशों से मिल मिला के, और मेरे खिलाफ कुछ कुछ प्लान कर रहा है इंडिया। पाकिस्तान को तो हमेशा यही लगता है, नई बात नहीं है, उस वक्त भी यही लग रहा था। तो पाकिस्तान इंडिया माने नहीं, यही रीज़न है कि 1981 अप्रैल में ये बन के नहीं हो चुका, ये बना ही नहीं। फिर क्या हुआ, फिर 1979 से 1981 तक बांग्लादेश, जो कि प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में इस बात को छेड़ा, जनरल असेंबली महासभा में। उन्होंने कहा कि यार हम ऐसा क्यों ना करें कि हम साउथ एशियन कंट्री मिलकर आपस में आपसे सहयोग करके एक संगठन बनाएं। जनरल असेंबली के जो
जनरल सेक्रेटरी थे उनको भी आइडिया पसंद तो आया कि यार हाँ कर लो, ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, और आपस में जितना जुड़ो उतना बढ़िया है भाई, जितना ज़्यादा आपसी सहयोग करोगे उतना बेहतर है। लेकिन ये बात बोली जा रही थी, यूएनओ भी एग्री कर रहा था, लेकिन यूएनओ के एग्री करने से होता क्या है, जो सातों देश हैं उनको साथ में कंट्री को एग्री होना था, तो इतनी बात बनी नहीं। लेकिन बांग्लादेश इस बात को बहुत ज़्यादा उछाल रहा था, स्पेशली बांग्लादेश के प्रेसिडेंट। 1983 में क्या हुआ कि फाइनली ऐसा दिन आया कि जितने भी विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो मिले और फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया कि चलो ठीक है, सातों देशों ने अफगानिस्तान को छोड़ करके कि हम बना लेंगे। और ऑफिशियली 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क की स्थापना हो गई। फाइनली स्थापना हो चुकी है। 1985 दिसंबर 8 को सार्क तैयार हो चुका। सार्क की रीजनल सेंटर्स की, जो सार्क ने कुछ सेंटर्स बनाए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के सेंटर हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ का हिसाब किताब रखा जाता है। तो जैसे सार्क का एग्रीकल्चर सेंटर है, कृषि केंद्र, सार्क कृषि केंद्र जिसे हिंदी में कह सकते हैं, वो ढाका में बांग्लादेश में, वहीं जहाँ पर सार्क की स्थापना हुई। दूसरा सार्क मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर SMRC, जो कि ढाका बांग्लादेश में है। सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर थिम्पू भूटान में है। सार्क डेवलपमेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट है, सार्क डेवलपमेंट फंड, जहाँ पर सार्क का सारा डेवलपमेंट का फंड रखा जाता है, थिम्पू भूटान। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर SDC न्यू दिल्ली, अपने दिल्ली में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ बनते हैं, साइन होते हैं, जो भी है सबका रिकॉर्ड कौन रखेगा, न्यू दिल्ली सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर गुजरात। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात इंडिया। सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर, सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर माले मालदीव में। सार्क इन्फॉर्मेशन सेंटर काठमांडू नेपाल, नेपाल जहाँ पर उसका मुख्यालय, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, इसलिए सार्क इन्फॉर्मेशन सेंटर SIC नेपाल काठमांडू में है। सार्क ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एड्स सेंटर, ये भी नेपाल काठमांडू में है। ट्यूबरक्लोसिस TB को बोलते हैं, HIV एड्स को बोलते हैं। सार्क ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाला पार्ट जो HRD है वो सार्क का पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में। सार्क कल्चर सेंटर कोलंबो श्रीलंका में है, सार्क कल्चर सेंटर SCC। बात करते हैं सार्क की समिट्स। देखो वैसे तो सार्क की बहुत सारी समिट्स हुई है, बट जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को हम लेकर यहाँ हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी नहीं हो। पहली जो समिट हुई वो आप सबको पता है 7 से 8 दिसंबर के बीच में हुई थी। तो 7 दिसंबर 1985 को ढाका में बांग्लादेश में पहली समिट हुई, समझ में आता है, जहाँ पर सार्क को स्थापना की गई, सार्क को एस्टैब्लिशमेंट किया गया। दूसरी जो समिट हुई वो 16 नवंबर 1986 को इंडिया में हुई, बेंगलोर में। कहाँ पर हुई? बेंगलोर में हुई, इंडिया में हुई। तो इंडिया की ये पहली समिट थी और सार्क की दूसरी समिट थी। शिखर सम्मेलन समिट को बोलते हैं। तो द्वितीय शिखर सम्मेलन, जो कि भारत देश की तरफ से प्रथम शिखर सम्मेलन था, वो 16 नवंबर 1986 को बेंगलोर में हुआ। 8 समिट, जो कि इंडिया की तीसरी समिट थी, वो 2 मई 1995 को न्यू दिल्ली में हुई। फिर बात करते हैं 14 समिट की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट है। 3 अप्रैल 2007 को न्यू दिल्ली में ये हुई, इंडिया के अंदर। ये समिट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये वही समिट है जिसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया था 2007 के अंदर, और ये 8 देशों का समूह बन चुका था। उससे पहले ये 7 देशों का समूह था, सार्क। अब जो 8वां मेंबर अफगानिस्तान आया उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि अफगानिस्तान को कोई लेना चाहता नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान एक तो साउथ एशियन कंट्री नहीं है भाई, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में नहीं आता, वो पश्चिमी एशियाई क्षेत्र वेस्टर्न एशियन कंट्री है। दूसरी बात, अफगानिस्तान से ज़्यादा इनका लेना देना था नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेना देना अफगानिस्तान से या तो इंडिया का था या पाकिस्तान का था। बाकी जो भूटान है, बांग्लादेश है, माले है, श्रीलंका है, इनका कोई था ही नहीं रोल। तो कोऑपरेट वाली बात बनती भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान पहुंचने का कोई समुद्री मार्ग राइट है नहीं, और जो रीजनल एरिया है वो इंडिया पाकिस्तान से होकर गुजरता है, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा भी नहीं रहता कोई। पर फिर भी एज पर वोटिंग इसको फाइनली बना लिया गया। बहुत मुश्किलों से बनाया, बट बना लिया। 19 समिट जो हुई 15 नवंबर 2016 को, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समिट रही है, भले ही इंडिया में नहीं हुई। देखो 15 नवंबर 2016 वो दिन था जब इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इसको होना तय था कि भैया 19वीं समिट हम कहाँ करेंगे,
इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही करेंगे तय था। बट 2016 में आप सबको याद होगा उरी का हमला किया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बाउंड्री जो LOC है, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, उसको क्रॉस करके पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट इंडिया में आ गए थे और 3 से 4 बजे के बीच में सोवियत सैनिकों के कैंप्स में उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, जिसे उरी अटैक कहते हैं, URI उरी अटैक कहा गया। याद है आपको? उरी अटैक पे मूवी बन चुकी है, वो भी आपने देखी। उरी अटैक जब हुआ तब ये चीज़ शामिल हुई कि इंडिया ने ये आरोप लगाया पाकिस्तान पे, जो कि सही भी था, कि इस आतंकवादी गतिविधि में पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी आए वो पाकिस्तान की सीमा के होते हुए आए, पाकिस्तान की सीमा के क्षेत्र से होते हुए इंडिया में घुसे। अब यदि पाकिस्तान की आर्मी BSF वहाँ पर थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर अवेलेबल थी, तो उन्होंने इनको घुसने कैसे दिया? और यदि घुसे तो उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ाई क्यों नहीं की? BSF का एक भी पाकिस्तानी जवान घायल नहीं हुआ, नहीं किसी तरह की झड़प हुई, नहीं किसी तरह की लड़ाई हुई, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और सीधे सीधे हमला इंडिया के अंदर हो, सीधे ही हमला इंडिया के अंदर, इंडिया के सोए हुए जवानों पर 3 से 4 बजे के बीच बॉम्ब ग्रेनेड फेंक कर हमला किया गया कैंप के अंदर। अब इस घटना से ये बात साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व तो था, क्योंकि पाकिस्तान की मर्जी के बिना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बिना एक भी गोली लगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बिना किसी तरह की आतंकवादियों की झड़प हुए अपने आप एकदम से, ये कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ से ये तो सबने मान लिया कि भैया पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, और इसी वजह से इंडिया ने कहा हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, आपके समिट तुम जानो। तो बाकी देशों ने भी कहा ठीक है सर, आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, बड़ा भाई नाराज़ है तो हम भी नहीं करेंगे, और ये कैंसिल कर दी गई। तब से यहाँ समिट हुई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और कोई समिट हुई नहीं, इसलिए मान लिया गया कि अब पाकिस्तान से समिट करेंगे ही नहीं। फिर पर्पज़ की बात करते हैं कि शार्क के सबसे ज़्यादा उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, क्यों शार्क बनाया। उसके बेसिकली 3 पर्पज़ है। पहला, लाइफ डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट। इसका मतलब है कि लोगों के जीवन स्तर को सुधार करना, उसे बेहतर बनाना, विकसित करना। क्योंकि ये सब जानते हैं कि एशियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी डेवलप्ड नहीं है, एशियन कंट्रीज़ उतनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करती जितनी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ करती है। तो एक रीज़न तो यही था कि लाइफस्टाइल को बेटर करना है। दूसरा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इकोनॉमी की बात करें तो सब जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में। लेकिन एशिया इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली साउथ एशिया की वो कंट्रीज़ जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ है बहुत अच्छी हालत में नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। सोशलाइजिंग की बात करें तो यहाँ सोशली काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें होती है, सोशलाइजिंग के तौर पे भी इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। और कल्चर की बात करें तो हाँ, कल्चर के केसेस में साउथ एशियन कंट्री काफ़ी अच्छी खासी कंडीशन में, सब में बहुत सारी कल्चर की वैरायटी आप देख सकते हो और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बट एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, मतलब जिस एनवायरमेंट में बच्चा बढ़ता है और आगे बढ़ना चाहता है और जिस तरह से वो ग्रोथ करता है, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत पीछे हैं। तो हमारा काम यह है मिलकर के साथ दें और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करें ताकि हर बच्चा वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चों की कंपटीशन में बैठा रहे, खड़ा रहे, उसे जीते। तीसरा था म्यूचुअल कोऑपरेशन, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, या किसी भी तरह का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपस में सातों देशों को जुड़ना पड़े तो जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। म्यूचुअल कोऑपरेशन का सेंस सीधा सीधा ये भी होता है कि जैसे मान लो इंडिया को कोई चीज़ खरीदनी है चाइना से या पाकिस्तान से, सॉरी इंडिया को मान लो कोई चीज़ पाकिस्तान से चाहिए, तो पाकिस्तान पहले इंडिया को बेचेगा, बाद में चाइना को बेचेगा, मतलब ये चीज़ रहेगी, इसे म्यूचुअल कोऑपरेशन कहा जाएगा। या फिर इंडिया को कोई चीज़, इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को भी इन्वेस्टमेंट करवाना है, तो इंडिया पहली प्रायोरिटी किसको देगा? पाकिस्तान को, न कि चाइना को। ये कॉन्सेप्ट है। एक पर्पज़ के तौर पे कहें तो म्यूचुअल कोऑपरेशन का मतलब है कि सबसे पहले हमारे लोग, बाद में बाकी लोग, सीधा सीधा आप कह सकते हो। बात करते हैं स्पेशल बॉडीज़ की। स्पेशल बॉडीज़ क्या होती है? देखिए, सेंटर्स अलग चीज़ है, स्पेशल बॉडी जो स्पेशली बनाई गई है ज़रूरत के हिसाब से। पहली है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, SARCO। क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि सार्क के सदस्य देशों के बीच में किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए या किसी भी तरह की कोई विवाद हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए, तो एक ये बॉडी का काम है उस चीज़ को सुलझाना, आपसी सहमति कराना, लोगों के बीच में जो मतभेद आया है उसको दूर करना, ये यहाँ पर सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। अब अजीब बात यह है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान को ये इसका सेंटर बनाया गया, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, बट इन्होंने बनाया तो मान लेते, बना दिया, अच्छी बात है। दूसरा, सार्क डेवलपमेंट फंड, SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड थिम्पू भूटान में बनाया गया।
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी SAU, जो कि न्यू दिल्ली में है, कभी जाओ तो देख लेना, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर है। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन SARSO, ये बना बांग्लादेश ढाका में, बांग्लादेश के ढाका शहर में साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना, SARSO जिसे कहा जाता है। कोऑपरेशन एरियाज़ की बात करें, सहयोग क्षेत्र क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। ये वो फील्ड हैं जिनकी जब भी बात आएगी तो आठों के आठों देश आपस में एक दूसरे को सहयोग देंगे। पहला, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मानव के विकास की जितनी भी रिसोर्सेज की बात आए उन सब में हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का कुछ भी हो। दूसरा, टूरिज्म। आठों देशों में आपस में टूरिज्म को लेकर के बढ़ावा करेंगे। जैसे ज़्यादातर इंडियन सेलिब्रिटीज़ मालदीव में छुट्टियाँ बिताना पसंद करते हैं, ये मालदीव्स के साथ होता है, तो मालदीव्स का वीज़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म इंडिया से जाता है। तो एक बेसिक कोऑपरेशन है कि टूरिज्म को बढ़ावा करेंगे आपस में, वीज़ा के जनरेशन में या वीज़ा को काफ़ी ईजी बना देंगे आठों देशों के आपस में, ताकि बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़े। तीसरा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का सेंस ये होगा कि खेती की बात आती है। देखो, हर कंट्री को खेती से बहुत कुछ चाहिए होता है, तो खेती के लिए कुछ कंट्रीज़ में बीज होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में एनवायरनमेंट कंडीशन अच्छी होती है, कुछ कंट्रीज़ का फर्टिलाइजर्स अच्छे होते हैं, तो आपस में ये कोऑपरेट करें एक दूसरे के लिए, खरीदारी हो, बेचा हो या कुछ भी हो, उसमें आपस में सहयोग दें और प्रायोरिटी रखें, यह है चीज़। चौथी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट, उसके बिना कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में वाटर आता है, सॉइल आती है, क्लाइमेट आता है, हवा आती है, गैसेस जो भी हैं एनवायरनमेंट में वो सब आता है। तो वैसे तो ग्लोबली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट आठों देशों ने ये माना कि इस क्षेत्र में हम मिलकर काम करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे मान लो किसी भी तरह की कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, जैसे टिड्डी दल की बात आई थी अभी बीच में कि टिड्डी दल आ गया, अब पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आया, तो ये चीज़ है कि इस फील्ड में पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर काम करना चाहिए था। पाकिस्तान को ऐसे काम करना चाहिए कि मेरा नुकसान हो गया, मुझे रोकना है ताकि इंडिया का नुकसान ना हो। ये एक कोऑपरेशन की बात की गई है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में देखो क्या चीज़ हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही बड़ा फील्ड है, इस फील्ड में जितना कोऑपरेट हो उतना कम। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लो कोई भी कंट्री है, जैसे श्रीलंका का कोई पर्सन है, इंडिया में एजुकेशन करना चाहता है, तो इंडिया वाले उसको कोऑपरेट करेंगे। उसी तरह यदि आप मालदीव में जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो मालदीव वाले आपको कोऑपरेट करेंगे। एजुकेशन का सीधा सीधा मतलब है इधर उधर जहाँ भी कोई भी पढ़ना चाहे आप पूरा सपोर्ट करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। हर कंट्री का बहुत ज़्यादा फंड केवल इसलिए खर्च होता है रोज़, ताकि उसे बॉर्डर पे सिक्योरिटी बनाए रखनी है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, 24 घंटों इस पर मेहनत होती है और जवानों को काम करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बॉर्डर सिक्योरिटी, तो इसको जितना ईजी कर सके उतना अच्छा है, ताकि ये बहुत ज़्यादा फंड ख़राब ना हो। बात है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स कंट्रीज़ को चलाने की सबसे ज़रूरी चीज़ है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना मार्केट होने के साथ साथ प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन हाउसेज इंडिया में इतने अच्छे नहीं हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंस ये होता है कि व्यापार बढ़े, आपसी चीज़ें, जैसे नेपाल में ऊन से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी है, या फिर सर्दियों के जो कपड़े होते हैं नेपाल में बेस्ट है। इंडिया में आके नेपाली लोग मार्केट लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो इंडिया उनके लिए काफ़ी इजी बनाए ये चीज़। इंडिया उनको डिफ़िकल्टी ना बनाए कि उन्हें आने में और यहाँ बिज़नेस सेटअप करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो एक सीजनल बिज़नेस करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक बिज़नेस करते हैं, बाद में चले जाते हैं। तो इनके लिए ईजी होना चाहिए। ये ट्रेड एंड कॉमर्स का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, यही रहने वाला है। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे बाकी के वीडियोज़ हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसके अलावा भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उन सबको आप ज़रूर देखें। थैंक यू।